ये 3 हाई लेवल पुलिस ऑफिसर्स है मुंबई पुलिस के। इनमें से एक पुलिस इंस्पेक्टर है, एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर। इनके ऊपर आरोप लगाया गया था पिछले साल कि इन्होंने अंगड़िया से 10 लाख रुपए की ब्राइब मांगी है। अंगड़ियास वही होते हैं जो कुरियर का काम करते हैं और इनफैक्ट इनके ऊपर इस तरीके के एलिगेशंस भी लगे थे कि इन बिजनेसमैन से इन्होंने पुलिस चौकी में आकर इनके बैग से जबरदस्ती कैश छीनने की तक कोशिश की और इसके खिलाफ जो बिजनेस पर्सन थे उन्होंने कोर्ट में केस किया। प्राइमा फेसिया यानी फर्स्ट इंप्रेशन में ये नजर आ रहा था कि इन ऑफिशियल्स ने इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किया है। ये क्राइम जो है प्राइमरीली इनके ऊपर ही दिख रहा है, जिसके वजह से उनको कस्टडी में लेके जाने के ऑर्डर्स दिए गए कोर्ट के द्वारा। लेकिन ये ऑर्डर्स आते ही ये तीनों ऑफिशियल्स गायब हो गए और इनको मुंबई पुलिस के द्वारा अनट्रेसेबल बताया गया और ये प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ नहीं पाई। लेकिन कुछ दिनों बाद में ही ये तीनों पुलिस ऑफिशियल्स जो है इनको रीइंस्टेट कर दिया गया, बेसिकली फिर से सर्विस पे बुलाया गया और ये अपनी नॉर्मल लाइफ एज पुलिस ऑफिसर्स जीने लगे। किसी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर आप अगर छोटी से छोटी मिस्टेक करते हो तो आपको फायर कर दिया जा सकता है, बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस के साथ आपको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, जिसके बाद में दूसरी कंपनीज भी आपको लेगी नहीं। लेकिन गवर्नमेंट के अंदर फायर होना एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बात है और इसकी वजह से हमें इजीली बड़े बड़े क्राइम्स भी कमिट होते हुए नजर आते हैं कई अलग अलग गवर्नमेंटल लेवल पे, छोटे से बड़े। तो ऐसा है क्यों सरकारी ऑफिशियल्स बहुत ही ज्यादा इनकेपेबल होने के बावजूद भी कभी भी फायर नहीं होते, नौकरी उनके लिए हमेशा सेफ क्यों रहती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों 3 चीजें हमें समझना जरूरी है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को फायर करना जरूरी क्यों होता है ये जानने के लिए। पहला ये कि गवर्नमेंट कंपनीज के आज स्टेट क्या है और यहाँ पर लोगों की हायरिंग किस तरीके से होती है जो कॉर्पोरेट से अलग है। दूसरा ये कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को प्रमोट किस तरीके से किया जाता है और तीसरा ये कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को टर्मिनेट करने की प्रोसेस क्या है। लास्टली हम ये भी समझेंगे कि कैसे जो एक्चुअल कॉज है ब्यूरोक्रेसी के अंदर इनएफिशिएंसीज होने का वो खुद ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही छुपा हुआ है और एक आदमी खुद के पैर को नहीं काटता अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, वो यहाँ पर कैसे लागू होता है वो भी हम समझेंगे। दोस्तों जो भी बड़ी इंडस्ट्रीज है, रेलवेज, मिनरल्स, ऑयल, बैंकिंग, डिफेंस, ये गवर्नमेंट बैक्ड होने के साथ साथ डोमिनेट करती है इंडस्ट्रियल प्लेयर्स को। प्राइवेट कंपनी से कंपैरिजन में आज भी ये कंपनीज का दबदबा है इन सेक्टर्स में, जिसके वजह से इन कंपनीज को खतरा कम होता है डूबने का और अगर ये लॉसेस भी बहुत बड़े बड़े जनरेट करे तो इनको ऐसा नहीं है कि वो बैंकरप्ट चली जाएगी, सरकार इनको बचा लेगी, जिसकी वजह से जो ओवरऑल लोग काम कर रहे होते हैं सरकारी इंस्टीट्यूशंस के अंदर उनको कंपनी फेलियर का खतरा नहीं होता। जबकि कॉर्पोरेट के अंदर ये इशू हमेशा बना रहता है कि अगर कंपनी फेल होगी तो जॉब चले जाएंगे। और इसके बाद में हम बात करते हैं पहले स्टेप के बारे में, गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट कैसे होती है। प्राइवेट जॉब रिक्रूटमेंट सिंपल होती है, आपकी क्वालिफिकेशन चेक करने के बाद में आपके इंटरव्यू के राउंड्स होंगे, अगर आप एक सही कैंडिडेट हो, स्किल्ड हो तो आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन सरकारी सेक्टर के अंदर आपको IBPS, UPSC, NIFT ऐसे कई एग्जाम्स देने पड़ सकते हैं जिनके अंदर अगर आप क्वालिफाई होते हो तो में भी आपको जॉब मिलेगी। इसके अंदर भी फिर रिजर्वेशन होता है जिसकी वजह से मार्क्स भी एंटायरली सबके लिए सेम क्राइटेरिया नहीं होते। लेकिन बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर एंटर करने के लिए वो जो आपका पर्टिकुलर डोमेन ऑफ वर्क होगा, जो आपका पर्टिकुलर फील्ड ऑफ वर्क होगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम होती है। कई एग्जाम्स के अंदर जब आप पूरी तरीके से क्वालिफाई हो जाते हो, जॉब आपके लिए सिक्योर हो जाता है, उसके बाद में एक्चुअली में आपको जॉब के लिए जो ट्रेनिंग है वो मिलती है डे टू डे ऑपरेशंस वाली, उसके पहले कुछ नहीं मिलता, जिसके वजह से जो एक्चुअल में आपका काम होता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर उसके बारे में ज्यादा कुछ सीखना पड़ता है भी नहीं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो चीज तो बाद में ट्रेनिंग में मिल जाएगी और ट्रेनिंग क्वालिटी जो है पूरे इंडिया में बहुत अलग अलग होती है। और यहीं पर पहला प्रॉब्लम आता है इनएफिशिएंसी से रिलेटेड। इस प्रोसेस की वजह से जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बनते आते हैं उनके अंदर मोस्टली काम करने की एफिशिएंसी होती नहीं है और ये सेकेंड इशू की तरफ ले जाता है, वो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की प्रमोट होने की प्रक्रिया। दोस्तों कॉर्पोरेट में अगर आप अच्छे से स्किल्ड हो, अपना काम ढंग से कर रहे हो, आप मेहनती हो, आप इनोवेटिव हो, तो आपको जो है आपके एज वगैरह के हिसाब से नहीं देखते हुए प्रमोशन मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी कैपेबिलिटी देखी जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, आप कितनी भी मेहनत करो, आप कितने भी स्किल्ड हो, आप कितने भी बड़े बड़े मुकाम हासिल क्यों ना करो गवर्नमेंट कंपनीज के लिए, आपका प्रमोशन सिर्फ तब होगा जब आप एक्सपीरियंस लेवल मैच करोगे, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस की जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट करोगे। इसकी वजह से अगर आप इंक्रीमेंट चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, तो आपको गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो है कुछ मेहनत करने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपका प्रमोशन एक लिमिट के बाद में होने वाला है। और इस साथ साथ यहाँ पर काम ना करे, इनएफिशिएंसीज हो तो फायर होने का कोई डर नहीं है, कंपनी डूबने का कोई डर नहीं है, जिसके वजह से ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सिर्फ जितना हो सके उतना टाइम उस इंस्टीट्यूशन के अंदर गुजारने के लिए काम करते हैं, ना कि अपना एक्चुअल काम करने के लिए, जो कि एम्प्लॉइज को और इनकॉम्पिटेंट बनाता है। लेकिन जो लास्ट एंड वर्स्ट पार्ट है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के टर्मिनेशन के पीछे, वो है इसकी प्रोसेस। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको नॉन प्रोडक्टिव की वजह से फायर तो किया नहीं जा सकता। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अगर फायर होना है तो इसके लिए ये बात तो नामुमकिन है,
लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फायर करना है तो जरूरी है कि उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा क्राइम हो या फिर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी आ जाए, और ये क्राइम भी जब तक गिल्टी साबित नहीं होता तब तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक्चुअल में फायर नहीं किया जा सकता। एक पूरे लीगल फ्रेमवर्क से उसे गुजरना पड़ता है, उसके खिलाफ आए मामलों को साबित करना पड़ता है, और ये बहुत स्लो एंड कॉम्प्लिकेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है फायर होने के पहले। एफआईआर दर्ज होने के बाद में उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, फिर ट्रायल कंडक्ट होता है, और आखिर में अगर जजमेंट में वो गिल्टी साबित हो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फायर किया जाता है। लेकिन उसके लिए भी उनको रेप, मर्डर, इन जैसे बड़े क्राइम्स के लिए गिल्टी होना जरूरी है। छोटा मोटा नॉन लीनियस क्राइम हो जिसके अंदर गवर्नमेंट वैसे करप्शन भी कंसिडर करती है, वहां पर एम्प्लॉयज को फायर नहीं किया जाता। कुछ महीनों के सस्पेंशन, 1-2 इंक्रीमेंट्स रोकने के बाद में वो फिर से सर्विस में आ जाते हैं। अगर कोई एफआईआर थोड़े बड़े क्राइम के लिए दर्ज हो तो सस्पेंशन किया जा सकता है, जहां पर मैक्सिमम कोई एम्प्लॉय 90 दिन तक सस्पेंड हो सकता है, और ये लोअर कोर्ट का भी टाइम लिमिट होता है, जहां पर अगर 90 दिन के अंदर जो भी एम्प्लॉय फायर हुआ है उसके खिलाफ चार्जेस फ्रेम करने होते हैं। अगर वो नहीं हुए तो वो सर्विस में फिर से चला जाता है, जब तक केस चल रहा है तब तक। 90 डेज दोस्तों इतना कम है कि हमारे देश के अंदर कभी कभी 2 कोर्ट डेट्स भी नहीं आ पाती इतने टाइम के अंदर, और इसके लिए कोई सुनवाई हो इस चीज के पहले ही जो है एम्प्लॉयज फिर से सर्विस में आ जाते हैं। एट द सेम टाइम दोस्तों, ये सस्पेंशन भी कोई ऐसे बहुत बड़ा पनिशमेंट नहीं होता। जो मैंने पहले 3 पुलिस ऑफिशियल्स की बात की, इनको सस्पेंड होने के बावजूद अपनी आधी सैलरी मिल रही थी पहले 3 महीने तक, और उसके बाद में अगले 3 महीने तक इनको 75% ऑफ सैलरी मिल रही थी। तो काइंड ऑफ एक पेड वेकेशन ही वो था, और यही होता है ज्यादा सस्पेंशन केसेस के अंदर, और ये रीजन जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बैक ऑफ बनाता है। लेकिन इसके पीछे का सॉल्यूशन का प्रॉब्लम यह है कि जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन जिसके पास में है वो खुद पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है। जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो ये लीगल फ्रेमवर्क बनाने वाले लोग हैं, जो जुडिशरी, हमारे एग्जीक्यूटिव, पुलिस ब्रांच को संभालने वाले लोग हैं, ये खुद इसके अंदर का पार्ट है। कोई खुद ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाएगा जो उनकी ही जॉब को इजी बना देगा फायर होने के लिए। कोई भी आईएएस, आईपीएस ऐसे एक्शंस नहीं लेगा जो उनके ही कम्युनिटी के अंदर लोगों को तकलीफ पहुंचाएगा, और इसके लिए ब्यूरोक्रेसी और खराब होती जाती है। सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स को फायर करने के लिए, तो उन लॉज को इंप्लीमेंट कराने के लिए जो फ्रेमवर्क है वो खुद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही फ्रेम करते हैं, और उस फ्रेमवर्क को इतना वीक बनाया गया है कि वो है ही नहीं। ऐसा कंसिडर भी अगर हम कर ले तो भी कोई एक बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। बहुत रेयर टू रेयर केस के अंदर जब मीडिया अटेंशन वगैरह होता है तभी उस फ्रेमवर्क के अंदर स्पीड नजर आती है, और ज्यादातर केसेस में ये फ्रेमवर्क बनाया ही इस तरीके से गया है कि वो इनफेक्टिव रहे, क्योंकि ये सारे के सारे ऑफिशियल्स के लिए बेहतर होगा। लॉज अपनी जगह, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने की प्रोसेस ही इतनी स्लो कर दो या इतनी इनफेक्टिव कर दो कि उसको कुछ काम ही नहीं रहे। और ये रीजन है कि हमारे देश के अंदर कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एक फ्री हैंड मिल चुका है चाहे जैसा बिहेव करने के लिए। इसको चेंज करना अगर है तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का, वो चेंज करना जरूरी है, लेकिन वो होना मुश्किल है क्योंकि जैसे मैंने कहा खुद ब्यूरोक्रेट्स उसके अंदर डिसीजन लेने बैठे होंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स को चेकआउट करना ना भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में। इंडिया के इंफ्रा को डिटेल में पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो कि ये पढ़ने की वजह से आपका फायदा होने क्या वाला है, कैसे उसको करोगे इस्तेमाल अपने खुद के लाइफ के अंदर, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा द क्रैश कोर्स टू अंडरस्टैंड इंडियन इंफ्रा, ये कोर्स, जिसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि इस कोर्स में एक्चुअल में आपके लिए रखा क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिए आपको एक लिंक मिल जाएगी, जहां से आप ना सिर्फ समझ पाओगे कि कोर्स के अंदर है क्या एक वीडियो के जरिए, लेकिन अगर चीजें सही लगे तो रजिस्टर भी कर सकते हो, वो भी कुछ मैसिव बेनिफिट्स के साथ, क्योंकि हमारा ये एक न्यू लॉन्च है। तो जरूर एक बार थोड़ा समय निकालकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट करना ना भूले, और चैनल के लिए भी एक सपोर्ट होगा।